हाय एवरीवन, माय नेम इज नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर तंतारा व अमीरो कथा। मैं सब कुछ एक प्लेलिस्ट में बनाती जा रही हूँ, मतलब आपके जितने भी चैप्टर्स में रिकॉर्ड कर रही हूँ उसकी प्लेलिस्ट तैयार है और आपको बहुत जल्दी ऐसी प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी है कि आप एक दिन में पूरी बुक अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जो तंतारा व अमीरो कथा है ना, ये एक प्रेम कथा है, ठीक है, और काफ़ी दुखद इसका अंत होता है। चलिए अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, ठीक है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप दक्षिणी द्वीप कौन सा है? लिटिल अंडमान। ये पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये कहाँ स्थित है ये याद कर लेना। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला यानी कि सीरीज में वो आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। वहाँ की पुरानी संस्कृति का वो जो कल्चर का केंद्र है, सेंटर है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कर निकोबार, जो लिटिल अंडमान से लगभग 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे, ठीक है। ये दोनों एक ही थे। इनके विभक्त यानी कि इनके अलग होने का की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। मतलब लोग वहाँ पर कुछ लोक कथा क्या होता है भाई, जो आम लोगों में प्रचलित कहानियाँ होती हैं दोहराई जाती है कि भाई पहले ये एक थे और ये अलग कैसे हुए, वही कहानी इस चैप्टर में है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कर निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। गांव के पास एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। युवक मतलब यंग लड़का, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। तंतारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। तंतारा के बारे में लिखने के लिए आए तो ध्यान रखना, नेक और मददगार व्यक्ति था। सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर यानी कि तैयार रहता था। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु मतलब बल्कि समूचे यानी कि सारे द्वीपवासियों की सेवा करना, उनकी हेल्प करना अपना परम कर्तव्य यानी कि अपना फर्ज समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था, यानी कि वो इतना अच्छा था, इसी वजह से वो काफ़ी फेमस भी था। सभी उसका आदर करते थे, सभी उसको रिस्पेक्ट करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे, यानी कि उसको याद किया जाता था कि कोई भी प्रॉब्लम है तो कौन हेल्प कर देगा? भाई तंतारा हेल्प कर देगा। फिर भागा भागा वहाँ पहुँच जाता। जब भी कोई उसे बुलाता हेल्प के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाता था। दूसरे गाँव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से कभी भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे तो लोग उसे विशेष रूप से आमंत्रित यानी कि इन्वाइट किया करते थे। उसका व्यक्तित्व तो अट्रैक्टिव था, बहुत आकर्षक था, दिखने में बहुत स्मार्ट था, साथ ही आत्मीय स्वभाव था, मतलब बहुत अपनेपन से लोगों से मिलता था। उसकी वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। एकदम पारंपरिक, बिल्कुल कल्चर जैसा था उनका, वैसा ही वो कपड़े पहनता था और एक लकड़ी की तलवार को वहाँ अपनी कमर के पास वो बांधे रखता था। तंतारा की तलवार में एक विलक्षण रहस्य थी, मतलब बहुत अजीब सा रहस्य था उसकी तलवार में। एक शाम तंतारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक शाम क्या होता है, दिन भर खूब काम करता है, बहुत परिश्रम करता है और समुद्र के किनारे पे टहलने निकलने लगता है। सूरज समुद्र में लगे क्षितिज तले डूबने को था। सूरज जो है वो डूबने का समय हो गया था क्षितिज के पास। एक शाम तंतारा दिन भर के अधिक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक दिन क्या होता है, दिन भर खूब काम करता है, खूब परिश्रम करता है और समुद्र के किनारे वो टहल रहा होता है। ऐसा निकल पड़ता है कि भाई वहाँ पे मैं टहलने जा रहा हूँ। समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र जो है से लगे क्षितिज तले सूरज जो है वो डूबने को था। जैसे समुद्र होता है ना पूरा, जब आप समुद्र को किनारे से खड़े होकर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है एक जगह समुद्र और धरती जो सूरज है वो आपस में मिल रहे हैं, उस जगह को हम क्षितिज बोलते हैं, राइट। तो वहाँ से ऐसा लग रहा था वो डूब रहा है। समुद्र से ठंडी बयारें आ रही थी, यानी कि ठंडी हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायकालीन चहचहाटे शने शने क्षीण होने लगी थी, यानी कि जो पक्षी जो होते हैं कूं कूं और चीं चीं इस तरह की जो आवाज़ें होती हैं वो शने शने मतलब धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसका मन शांत था, है ना, अच्छा इतना अच्छा वातावरण था, उसका मन शांत था। विचार मग्न आया ना, थॉट प्रोसेस कुछ दिमाग में चल रहा हो, विचारों में मग्न एक तरीके से तंतारा समुद्री बालू पर, मानी समुद्र की जो रेत थी, बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र के ऊपर निहार रहा था। मतलब ऐसे देख रहा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा। कहीं तभी क्या होता है, पास में उसे मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया, है ना, कहीं पास में उसे बहुत अच्छा गाना सुनाई देता है। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, इतना 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 उसको अच्छा लग रहा होता है। ऐसा लगता है गीत जो है बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। बीचों बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। जब वो गीत सुन रहा था तो बीच बीच में से लहरों का संगीत भी सुनाई पड़ता। गाना इतना प्रभावी था, मतलब गाना जो था वो इतना इफेक्टिव था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लग गया, राइट। उसको मतलब वो गाने में एकदम मग्न हो गया था। लहरों का एक प्रबल वेग, बहुत तेज वेग ने उसकी तंद्रा भंग करी, है ना, ऐसे कि अरे मैं कहाँ हूँ, है ना, तंद्रा उसकी भंग करी। फिर क्या होता है आगे
चैतन्य होते ही, जैसे ही मतलब एकदम चैतन्य हो जाता है ना आदमी, उसको एकदम से ऐसे अरे अलर्ट हो गया वापस से, होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो गया जिधर से अब भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ा। विकल सा क्या मतलब होता है कि एकदम जैसे होता है ना बेचैन सा, व्याकुल सा, वो उस तरफ बढ़ा। अंततः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी, एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में पेश होती, यानी एक टक समुद्र की देह पर। समुद्र की देह पर मतलब पूरा समुद्र का जो समुद्र है बेसिकली उसको ही कहा गया समुद्र की देह पर डूबते हुए आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। वो भी समुद्र के किनारे कहीं गा रही थी। और कौन सा गाना गा रही थी? एक श्रृंगार रस का गीत था, यानी कि एक प्रेम गीत वो गा रही थी। उसे ज्ञात ही ना हो सका किसी लड़की को कि कोई अजनबी युवक उसे निशब्द ताके जा रहा है, कि बिल्कुल चुपचाप कोई लड़का उसको ऐसे देख रहा है बहुत प्रेम भरी नज़रों से। एकाएक मतलब अचानक से एक ऊंची लहर उठी, एकदम पानी ऐसे आया और उसे भिगो गई। मतलब लड़की को वह हड़बड़ा कर वह गाना भूल गई लड़की। इसके पहले कि वे सामान्य हो पाती, ठीक है, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? कि किसने कहा? तंतारा ने, बहुत विनम्रतापूर्वक, बहुत रिक्वेस्टिंग वे में। अपने सामने एक सुंदर युवक को देख कर वह विस्मित हुई। विस्मित हुई मतलब एक तरीके से बहुत ही चौंक गई, परेशान हुई कि एकदम कौन आ गया ये सामने, है ना। तो फिर क्या होता है उसके बाद? उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ। एक यंग लड़की जो खड़ी हुई है, यंग लड़का अचानक से नया सामने एकदम सुंदर युवक आ जाता है तो मन में तरंगे चल पड़ी, राइट। फिर क्या होता है आके? उसके भीतर बहुत ही कोमल भावना का संचार होता है, किंतु अपने को संयत कर, ठीक है, थोड़ा सा संभाल कर, ठीक है, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और बेरुखी से उसने जवाब दिया, लाइक अच्छा उसे लग रहा था लेकिन फिर भी उसने सामने से ऐसे थोड़ा सा बनाया फेस, बेरुखी से जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने का और इस असंगत प्रश्न का क्या कारण है? मतलब ये असंगत प्रश्न क्या है? असंगत का मतलब होता है अनुचित। तुमने यहाँ पर मुझसे इतना अनुचित प्रश्न क्यों किया? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं बातें नहीं। लड़की कहती है कि भैया मैं अपने गाँव के लड़का होता तो फिर भी बता देती, तुम तो मेरे गाँव के भी नहीं हो, तो मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूँ? यह तुम भी जानते हो, है ना, कि भाई मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बातें नहीं हूँ। तंतारा मानो सुदबुद खोए हुए था ना, मतलब एकदम मगन ही हो गया था उसको देखकर, उसके गाने में, उसकी सुंदरता पर एकदम मुग्ध था वो। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः प्रश्न अपना दोहराया। मतलब उसको होश ही नहीं है कि वो सामने से क्या कह रही है। उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया। कंठ मीन्स यहाँ गला। ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती ने कहा। सच बताओ तुम कौन हो? लापाती गाँव में तुम्हें कभी नहीं देखा, है ना, कभी देखा नहीं। तंतारा मानो सम्मोहित था, बिल्कुल सम्मोहित कब हो जाता है आदमी? जब बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाता है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, बस एकदम, है ना। तो सम्मोहित हो चुका था बिल्कुल। उसमें बहुत उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेम भावना का विकसित होती है ना मन में। उसके कानों में युवती की आवाज़ एक ठीक ठाक से ना पहुंच सकी। उसने पुनः विनय किया, फिर से रिक्वेस्ट की। विनय मीन्स रिक्वेस्ट की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी, मतलब बार बार वो मना कर रही है, फिर भी वो बार बार वही बात कह रहा है। वे कुछ और सोचने लगी। अंततः मीन्स लास्ट में क्या था, उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मतलब कितने ढीठ हो ना तुम, ढीठता की हद कर दी तुमने। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ, मतलब जब से मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछ रही हूँ कि भाई तुम कौन हो, और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात को बार बार दोहराए जा रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गाँव के नियम नहीं मालूम, है ना? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तंतारा को मानो कुछ होश आया। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ डेफिनेटली मुझे ऐसे किसी लड़की से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। वह उसके सामने रास्ता रोक कर मानो गिड़गिड़ाने ही लगा कि हाँ ठीक है, प्लीज़ गा दो यार। उसको इतना अच्छा लग रहा था तो वो गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, है ना। इस तरह से मैं विचलित हो गया हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई है, मतलब मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। तंतारा ने विवशता में आग्रह किया, बहुत ही विवश होकर, मतलब बता दो ना, प्लीज़ बता दो, बहुत परेशान हूँ मैं, मुझे बस अपना नाम बता दो। आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, मतलब आंखों से वो बस लड़की का चेहरा दिख रहा था। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, मतलब लड़की को सच में ही लगा कि हाँ भैया बहुत रिक्वेस्ट ही कर रहा है। उसके चेहरे पर वो रिक्वेस्ट वाले भाव थे। वाह मीरो, लड़की ने कैसे कहा, एक रस खोलती हुई आवाज़ उसके कानों में पहुंची। किसके? तंतारा के। वाह मीरो, वाह मीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? तंतारा ने याचना यानी कि रिक्वेस्ट भरे स्वर में कहा। नहीं, शायद कभी नहीं, वामीरो ने अन्य मनस्तापूर्वक कहा, मतलब बिल्कुल बेमन से, लेकिन क्योंकि वो चाहती तो थी, है ना, वो भी चाहती थी
नहीं, इसका मतलब होता है जिसका चित्त कहीं और हो, है ना। बस उसने ऐसे ही, मन तो उसका कहीं और ही था और उसने ऐसे ही बस बोल दिया और झटके से लपाती की ओर बेसुध दौड़ पड़ी, ऐसे एकदम तेज से दौड़ पड़ी। पीछे तंतारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम तंतारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोऊंगा। बाट जोना मतलब रास्ता देखना, जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। तंतारा उसे जाते हुए निहारता रहा, मतलब देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैन महसूस करने लगी थी। ऐसा होता है ना, दिल में घंटियां बजने लगी, बस वामीरो वैसे ही महसूस करने लगी। उसके भीतर तंतारा से मुक्त होने की एक छोटी छटपटाहट थी। मतलब चाह तो रही थी वो वामीरो के पास जाना, लेकिन क्योंकि उसे पता था कि वो लड़का दूसरे गांव का है, शादी नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, तो वो झूठी छटपटाहट उसके अंदर चल रही थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया। मतलब कई बार आप अपना कंट्रोल खोने लगते हो ना, तो वैसे ही झल्लाहट उसके पास थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में लगाने का प्रयास, यानी कि कोशिश करी। बार बार तंतारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता। बार बार वो रिक्वेस्ट भरा जा रहा कि अपना नाम बताओ, फिर से गाना गाओ। उसके सामने बार बार वो पिक्चर आ रही थी। ठीक है, तो उसने तंतारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, राइट, कल्पना में, क्योंकि उसने कहानियां तो बहुत सुनी थी, किंतु वहीं तंतारा उसके सम्मुख यानी उसके सामने एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और बोला। देखो, सुंदर तो वो दिख ही रहा था, बलिष्ठ था, है ना, दुल्ले शुल्ले बने हुए होंगे, बेहद शांत था, सभ्य था, तभी वो उससे रिक्वेस्ट करे जा रहा था लड़की साथ, भोला भाला सा था। उसका व्यक्तित्व तो कदाचित तो वैसा ही था, मतलब है ना, वैसा ही था जैसा उसने सुना था, जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी कि मेरा जीवन साथी ऐसा ही होना चाहिए, तो तंतारा बिल्कुल वैसा ही था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ ये संबंध परंपरा के विरुद्ध था, अतः उसे भूल जाना ही उसने बेहतर यानी कि श्रेयस्कर समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा था। मन तो प्रेम में लीन हो चुका था। तंतारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। निर्निमेष का क्या अर्थ होता है? जिससे पलक ना झपके, जिसमें पलक ना झपकी जाए, बस, है ना, बस पलक नहीं झपक पा रही थी वो, बस वही उसके सामने, है ना, प्रतीक्षा में डूबा रहा। याचक की तरह वो प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, बहुत परेशान थे, एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंड और उबाऊ दिन गुजरने लगा। आँच रहित मतलब बिना गर्मी के, ठंडा और उबाऊ दिन जो था, मतलब बहुत बोर हो रहे थे वो एक दूसरे के बिना, और दिन वो गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी कि किसी तरीके से क्या हो, शाम हो जाए और मैं वापस उससे मिलूँ। चाह तो मिलना रही थी। तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ऐसी प्रतीक्षा उसने पहले कभी नहीं की होगी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित थी, तो चौंकी हुई थी, साथ ही रोमांचित भी थी। रोमांचित कब हो जाता है आदमी? जब बहुत एक्साइटेड होता है अंदर। ठीक है, दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। कहाँ? जब दिन ढलने पर उसने बुलाया था उसे, लेकिन वो बहुत पहले ही पहुंच गया। वामीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी। आशंका मतलब उसको शक था, पता नहीं लड़की आएगी नहीं आएगी। अगर वामीरो ना आई तो, मतलब ये आशंका उसके दिमाग में चल रही थी। वे कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, मतलब सिर्फ वो वहाँ पे प्रतीक्षा ही कर रहा था। बस आस की एक किरण थी, मतलब एक दिमाग में था कि हाँ, एक होप थी जिसे हम कह सकते हैं, जो समुद्र की देह मतलब वो पूरा जो समुद्र का पानी है, ठीक है, पर डूबती हुई किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी, कभी भी वो आस खत्म हो सकती थी। बिकॉज अगर वामीरो नहीं आती तो वो आस खत्म हो जाती। वे बार बार लपाती के रास्ते पर नजर दौड़ाता, क्योंकि उधर से वो लड़की को आना था। सहसा नारियल के झुरमुटों में से उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। कौन थी? वामीरो आई थी। कुछ और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामीरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। लड़की घबराई हुई आई थी, दूसरे गांव का लड़का था, उससे मिलने आई थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, थोड़ा शर्माते हुए, लजाते हुए बढ़ रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती कि कहीं मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर तेज कदमों से चलती हुई तंतारा के सामने आकर ठिठक गई, रुक गई। दोनों शब्दहीन थे, एक दूसरे को देख रहे थे और कुछ नहीं बोल पाए। शब्दहीन थे। कुछ था जो दोनों के भीतर था। क्या था वो? प्रेम था। एक टक निहारते हुए, मतलब एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे। वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ कर रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई, क्योंकि रात होने लगी थी ना, और वो घर की तरफ दौड़ पड़ी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं इस लड़की के साथ क्यों हूँ, राइट। वो एकदम घर की तरफ दौड़ गई, निश्चल और शब्दहीन। निश्चल का मतलब यहाँ पर होता है स्थिर, और शब्दहीन, कुछ नहीं बोल पाई, बस भाग गई वहाँ से। दोनों रोज़ उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते, मतलब एक तरीके से पलक भी नहीं झपकते थे, बस एक दूसरे को देखते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहराता गया, जो लगातार जो था वो गहरा होता चला गया। उनके अंदर जो प्रेम था, समर्पण था, वो धीरे धीरे जो है वो गहराता जा रहा था।
लापाती के कुछ युवकों ने इस प्रेम को भांप लिया था। लापाती के कुछ लड़के थे जिन्होंने समझ लिया था कि दोनों आपस में मिलते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से, और खबर हवा की तरह बह गई। मतलब सब जगह सब लोगों को पता चल गया। वामीरो लापाती ग्राम की थी और तंतारा पासा का। याद रखना, तंतारा पासा गांव का था, राइट। दोनों का संबंध असंभव ना था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। मतलब देखो, ऐसे तो लड़का लड़कियां शादी हो सकती है, लेकिन उनके यहाँ क्या रीत थी कि दोनों को एक ही गांव का होना था, जो कि वो नहीं थे। वामीरो और तंतारा को समझाने बुझाने के बहुत प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। बहुत लोगों ने कोशिश की कि भैया नहीं, अब तुम्हारा प्रेम नहीं चल सकता है, शादी तो नहीं हो सकती, लेकिन दोनों अडिग रहे। मतलब अपने रास्ते से बिल्कुल हटे नहीं, बोले नहीं हम तो करेंगे शादी, राइट। वह नियमता लापाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाह फैलती रही। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व होता था, वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता था। पशु पर्व में हष्टपुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रयोजित होती थी। मतलब पशु उससे लड़ना वड़ना होता होगा आई थिंक, और इस तरह का एक कॉम्पिटिशन होता था लड़कों का। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य संगीत यानी कि डांस वगैरह का कार्यक्रम होता था। भोजन का भी आयोजन होता था, डिनर भी होता था सबका। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, राइट। पासा में एकत्रित होने जमा होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। तंतारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था। कहाँ मन था उसका? वामीरो में मन था। उसकी व्याकुल आंखें वामीरो को ढूंढने में व्यस्त थी, है ना। उसकी आंखें किसको ढूंढ रही थी भाई? वामीरो को ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के पेड़ के पीछे से उसे जिसे कोई झांकता दिखा। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की। वो वामीरो थी। नारियल के पेड़ के पीछे से वामीरो उसे देख रही थी, झांक रही थी, ठीक है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। उसे थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की तो वामीरो थी, जो भयवश यानी कि डर के मारे सामने आने में झिझक रही थी, और आंखें तरल थी। मतलब आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। वामीरो को देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तंतारा विहल हो गया एकदम। मतलब उसको लगा कि क्या हो गया एकदम, है ना। ऐसे उससे कुछ बोलता ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। तंतारा कर्तव्य मूर्ण था, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था वो उस समय। कर्तव्य मतलब दुविधा वाली स्थिति उसको बहुत ज़्यादा थी कि क्या हुआ है। वामीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। वामीरो के जब रुदन स्वर उसने सुने तो उसकी माँ वहाँ पर पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। वामीरो की मदर आ गई, है ना। लड़की की मम्मी आ जाती हैं। सारे गांव वालों की उपस्थिति में दृश्य उसे बहुत अपमानजनक लगा कि मेरी लड़की इस तरह से किसी लड़के के सामने इस तरह से आई है, ये सब हो रहा है, तो उसको बहुत इंसल्ट फील हुई। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंचे। वामीरो की माँ क्रोध से उफन उठी। उसने तंतारा को तरह तरह से अपमानित किया, बहुत इंसल्ट किया उसका तंतारा का उसने। यूजुअली ऐसा होता, अगर ये सिचुएशन होती है तो गांव के लोग भी तंतारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। ये तंतारा के लिए असहनीय था, बर्दाश्त नहीं कर रहा था, बिकॉज उसके पहले उसको सब बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, वो सबकी मदद किया करता था, लेकिन आज उस पर वक्त पड़ा तो देखो लोग उसको खराब बोल रहे थे, इसीलिए वो असहनीय था उसके लिए। वामीरो अब भी रोए जा रही थी। तंतारा भी गुस्से से भर उठा। उसे जहाँ विवाह निषेध परंपरा पर शोभ था, राइट। मतलब क्यों है ये परंपरा, राइट। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। शोभ था मतलब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा था इस तरह की परंपरा पर। सॉरी। वहीं अपनी असहायता पर खींचती कि मैं क्या करूं, अभी वो वाली स्थिति आ गई थी। वामीरो का दुख उसे और गहराया जा रहा था। लड़की का दुख लड़के से नहीं देखा जा रहा था। उसे मालूम था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास, मालूम नहीं था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। अनायास मतलब अचानक से उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका जहाँ उसकी तलवार थी। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा, सोचता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ गया, बहुत उसके अंदर गुस्सा बढ़ गया। लोग सहम उठे, एकदम सन्नाटा खिंच गया। मतलब उसकी तलवार में सब लोग बोलते थे कि कुछ ना कुछ रहस्य, तो सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह न सूझी, जब कोई मतलब तरीका नहीं सूझा, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उस धरती में घेप दी। मतलब उसने क्या किया, पूरा उठाई तलवार और उस धरती में गाड़ दी। उसके पसीने से वह नहा उठी। वह पसीने से नहा उठी। कौन? लड़की। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को उसकी तरफ खींचते खींचते दूर तक जा पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खींच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फट गई। जहाँ उसने लकीर खींची धरती ऐसे दो भागों में हो गई। एक तरफ तंतारा था, एक तरफ वामीरो थी, और बीच में धरती जो थी ऐसे फट गई। द्वीप के अंतिम सिरे तक तंतारा धरती को मानो क्रोध से काटता जा रहा था। इतना वो उस समय क्रोधित हो गया था। सभी भयकुल हो उठे, मतलब सब डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी कि ये सब कुछ हो सकता है, कल्पना नहीं की थी। वे सिहर उठे, डर उठे एकदम। उधर वामीरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ी, तंतारा तंतारा, क्योंकि वो दूसरी तरफ था।
उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूबी, क्योंकि गड़गड़ाहट बहुत थी, तो उसकी जो करुण थी, मतलब रो रही थी, परेशान थी, उस तरह की जो चीख थी वो मतलब कहीं खो गई, वो सुनाई नहीं पड़ रही थी। ठीक है, आगे आते हैं। तंतारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चकाता वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप के 2 टुकड़े हो चुके थे। माय गॉड, दोनों बिछड़ गए हमेशा के लिए। दूसरी तरफ वामीरो, तंतारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा, मतलब गुस्से से एक तरीके से होश आया, उसने देखा कि उसकी तरफ का द्वीप समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा, उसे छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा। वह लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर रही थी, वामीरो 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 वामीरो। उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा था, और कुछ देर बाद जब उसे होश नहीं रहा, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था, और जो दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा हुआ था। बहता हुआ तंतारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। उधर वामीरो पागल हो उठी। वह हर समय तंतारा को खोजती हुई उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह इस तरह से विकल हो गई थी, मतलब विलग हो गई थी, अलग हो गई थी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल सका। आज ना तंतारा है ना वामीरो, किंतु उनकी ये प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है, यानी कि मानना है कि तंतारा की तलवार से कर निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कर निकोबार के नाम से 96 से आज 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। सीख ली उन्होंने, पहले नहीं करते थे, लेकिन इतना दुखद स्थिति देखी उन्होंने, वो इधर उधर शादी करने लगे। तंतारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इतना लास्ट में ये देखो, सुखद परिवर्तन तो है कि गांव में अगर किसी को प्रेम है दूसरे गांव के लड़के से या लड़की से, तो वो शादी कर सके, लेकिन उनका जो प्रेम था वो नहीं पूरा हो सका। बहुत दुखद लगा ये चैप्टर पढ़ने में, अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, लेकिन हाँ, कहानी का एंड बहुत ही दुखद था। चलो, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।